दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों हम लोग कवर करने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर की सीरीज में 25 नवंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों को। तो दोस्तों चलिए आज देखते हैं कि आज हमारे लिए कौन कौन से खास प्रश्न हैं। एक बात और याद रखेगा, अगर आपको जरूरत होगी इसकी पीडीएफ की तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जिसके माध्यम से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पर विजिट करके टेस्ट दे सकते हैं। एप्लीकेशन के माध्यम से भी आप टेस्ट दे सकते हैं। अगर अभी तक आपने स्टडी 91 का एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उसके माध्यम से आपकी तैयारी और भी ज़्यादा बेहतर हो पाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी, जिसको आप बोलते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के खिलाड़ी की न्यूनतम उम्र क्या तय की है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपसे पूछ रहा है कि एक न्यूनतम उम्र जो है तय किया गया है आईसीसी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए खिलाड़ियों की मिनिमम उम्र कितनी तय की गई ये आपको बताना। तो याद रखेगा दोस्तों, ये उम्र तय की गई है 15 वर्ष, यानी खिलाड़ी जो होंगे वो कम से कम 15 वर्ष के होने चाहिए। दोस्तों अभी आपने सुना होगा, अगर हम आयु नियम की बात करें तो आईसीसी के जो टूर्नामेंट्स होते हैं या जो भी अंडर 19 क्रिकेट वगैरह होते हैं, ये उन सभी गेम्स के ऊपर लागू होगा जो आईसीसी के द्वारा कराए जाते हैं। ठीक है, यानी कम से कम 15 साल उम्र तो होनी ही चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, बात आती है सर मेल और फीमेल का कुछ अलग अलग है क्या? नहीं, कुछ अलग नहीं है, सबके लिए एक समान होगा नियम। ठीक है, और ये कम से कम 15 साल का उम्र होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर जो है बताया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। चलिए इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में थोड़ी सी जानकारी रख लेते हैं। कह रहा है कि यह आयु सीमा नियम आईसीसी के टूर्नामेंट्स, द्विपक्षीय क्रिकेट और अंडर 19 क्रिकेट सभी पर लागू होगा। आईसीसी ने कहा है कि पुरुषों के किसी भी प्रारूप में खेलने के लिए महिलाओं या फिर अंडर 19 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए जो अब न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो कम से कम 15 वर्ष होनी चाहिए सभी के लिए। यह भी बताया गया कि अपवाद की स्थिति में सदस्य बोर्ड 15 साल से कम खिलाड़ियों को खेलने के लिए भी मंजूरी दे सकता है, अगर बोर्ड चाहे तो। नहीं तो इन जनरल क्या होगा, 15 साल कम से कम जो है यहाँ पर तय कर दिया गया है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करेक्ट, किस देश के साथ समझौते के तहत भारतीय नौसेना को नौवां बोइंग P-8I, ठीक है, नामक जो है विमान मिला है? ये आपको बताना है। ये लंबी दूरी की समुद्री खोजी और एंटी पनडुब्बी युद्धक विमान है, और आपको बताना है कि ये किस देश के साथ भारत ने खरीदा हुआ है। ठीक है, तो याद रखेगा दोस्तों, ये अभी हाल ही में भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया है, P-81, याद रखेगा। और इसको P-81 नहीं, इसको P-8I नाम देते हैं। P-8I, वो वन जैसा लिखा हुआ है तो वन दिमाग में आ जाए, जबकि वन नहीं है। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखें दोस्तों, यह एक तरह का एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट है। क्या है? एक तरह का एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट है जो दुश्मन की नौसेना की निगरानी करता है और उससे अपने आप को बचाता भी है। ठीक है, एक चीज और भी याद रखेंगे यहां पर कि आपसे जो प्रश्न पूछ रहा है कि किस देश से यह लिया गया है, ठीक है, तो यह अमेरिका से लिया गया, तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यूएस से आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। कहा कि भारतीय नौसेना के बेड़े में ये अभी हाल फिलहाल में शामिल किया गया है नौवां P-8I। ठीक है, इसको याद रखेगा। कहा हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की ताकत इससे दोगुनी हो पाएगी, क्योंकि ये विमान चीन पर भी नजर रखेगा, क्योंकि चीन जो है हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि हिंद महासागर में उसकी शक्ति धीरे धीरे बढ़ रही है, तो उसे कमज़ोर करने के लिए ये काफ़ी हमारे लिए मददगार साबित होगा। इस विमान में बहुत ही आधुनिक तरह के सेंसर लगे हैं, जिससे नौसेना के लिए समुद्र में निगरानी रखना बहुत ही आसान हो जाएगा। इन नए IP-8I विमानों को दुश्मन देश के बारे में जानने के लिए कई नई नई तकनीकों और हथियारों से लैस किया गया है। इसके पहले अमेरिका से भारत ने जुलाई 2016 में चार टोटल क्वांटिटी में दे रहा है कि चार P-8I जो है परचेज किया गया था, वो $88 बिलियन में ये उसकी डील हुई थी। ये आपका नौवां है, तो इसको याद रखेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा भारत का पहला मॉस गार्डन किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? बताइए, भारत का पहला मॉस गार्डन ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है दोस्तों? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, ये मामला है कुमायूं जिले का, जो नैनीताल के पास में पड़ता है, और नैनीताल है आपके उत्तराखंड में। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला है दोस्तों, ये उत्तराखंड है। मास गार्डन, आपने कवक पार्क का नाम सुना होगा। ठीक है, तो ये वहीं पर बनाया जा रहा है, तो इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। आपके सामने डिस्क्रिप्शन भी दे रहा है। कह रहा मास गार्डन जिसे बनाने में लगभग 1 साल का समय लगा था, उसका उद्घाटन वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह जी को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जल संरक्षण के लिए बड़ा कार्य किया, इसलिए वाटरमैन ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है। ठीक है,
करा कि देश का पहला मॉस गार्डन 10 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसमें एक व्याख्या केंद्र और 30 प्रतिनिधि मांस प्रजातियां और अन्य ब्रायोफाइट प्रजातियां भी अवेलेबल हैं, जो कि IUCN की रेड लिस्ट में ऑलरेडी दर्ज हैं। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों को बचाने के लिए यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। करा यहाँ 1.2 किलोमीटर के भीतर के क्षेत्र में मांस की विभिन्न प्रजातियां भी रखी गई हैं, जो बहुत सारी वैज्ञानिक जानकारियां भी प्रदान करेंगी। तो ये सब याद रखिएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करा हाल ही में चर्चित होयसल मंदिर निम्नलिखित में से उससे संबंधित कौन सा कथन सत्य है असत्य है, सब आपको बताना है। होयसल मंदिर के बारे में आप सभी जानते होंगे पहले से। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर ये मंदिर है? तो कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में। चलिए कथन पढ़िए। करा यह कर्नाटक के हासन के पास डोड्डागा डड्डावल्ली में स्थित है। क्या ये सत्य है? इतना तो यार मुझे भी नहीं पता था, बट आज सुबह जब मैंने देखा है करंट अफेयर का प्रश्न, तो मुझे इसके बारे में जानकारी हुई। ठीक है, तो याद रखिएगा कर्नाटक में है, ये तो आसान है। होयसल के मंदिर बड़े फेमस मंदिर हैं, तो इसको याद रखिएगा। और ये वहाँ की बात कर रहा है कि इस मंदिर में ये क्या ही लगाया हुआ है। ठीक है, हो सकता हो कुछ मिसप्रिंट हो गया होगा। कह रहा है इसमें देवी काली की एक मूर्ति क्षतिग्रस्त पाई गई है, जिसकी वजह से यह चर्चा में है। काली जी की मूर्ति जो क्षतिग्रस्त मिली है। कह रहा है इस मंदिर को 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। ठीक है, तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, बिल्कुल सही है। और पुरातत्व सर्वेक्षण जो हैं उन्होंने जो है सर्वे किया था, और उसी में दोस्तों ये मंदिर जो है, यहाँ पर एक मूर्ति जो है वो जो है टूटी फूटी अवस्था में पाई गई, क्षतिग्रस्त पाई गई, जिसकी वजह से एक बार फिर से ये चर्चा में आ गया है। इस तरह के कई सारे मंदिर हैं जो अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। तो ये फिलहाल आपसे कथन पूछ रहा है, तो ये दोनों तीनों कथन यहाँ पे क्या है, वो सत्य हैं। तो उपर्युक्त सभी कथन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आपके राइट हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, तो ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देखिए। कर हाल ही में कर्नाटक के हासन के पास डोड्डा का गड्डरवल्ली ऐतिहासिक होयसल मंदिर में देवी काली की क्षतिग्रस्त मूर्ति पाई गई है। होयसल मंदिर जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का एक स्मारक है, को 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। होयसल मंदिर जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का एक स्मारक है, ठीक है, उसको 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। वैसलेश्वर मंदिर जो कर्नाटक के हेलबिड, ये अच्छा नाम है दोस्तों, हेलबिड याद रखिएगा, ये हेलबिड में स्थित है। ये काफ़ी अंदर जाके बता रहा है, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, इसको होयसल के राजा के द्वारा काले शिष्ट पत्थरों से बनवाया गया था। कर्नाटक के सोमनाथपुरा में चेन्नकेस्वा मंदिर, जिसे नरसिम्हा तृतीय की देखरेख में 1268 ईस्वी के आसपास बनाया गया था, उसे भी याद रखिए। और विष्णुवर्धन द्वारा निर्मित कर्नाटक के हसन जिले में बेलूर में केशव मंदिर है, उसे भी याद रखिएगा। देखिए कभी कभी मंदिर से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए इस तरह के जो भी मंदिर चर्चा में आते हैं, खास करके उनका नाम तो आप अवश्य याद रखिए, क्योंकि करंट अफेयर में ना पूछ करके आपके जीके जीएस के सेक्शन में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए। अगला दे रहा दोस्तों यहाँ पे कि हाल ही में जिनेवा में स्थित अंतर संसदीय संघ का बाह्य लेखा परीक्षक किसे चुना गया। ठीक है, इमेज देख करके ज़्यादातर लोग हो सकता है जान गए होंगे कि किसे चुना गया। ये इमेज है दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू जी का। किसका? गिरीश चंद्र मुर्मू जी का है। और गिरीश चंद्र मुर्मू जी का अभी नाम आपने सुना होगा, इनको हाल ही में कैग के पद पर बिठाया गया था। भारत में जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद है, उस पर विद्यमान थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा। इनके बारे में देख लीजिए। करा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए जिनेवा स्थित अंतर संसदीय संघ की बाह्य लेखा परीक्षक चुना गया है। इससे पूर्व गिरीश चंद्र मुर्मू ये जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल भी थे। इन्हीं के बाद दोस्तों वहां पर किसको भेजा गया? मनोज सिन्हा को भेजा गया, जो पूर्व में रेल मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, तो अभी वहां पर मनोज सिन्हा को उपराज्यपाल वहां का बना दिया गया है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक पूर्व में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे WHO, FAO यानी खाद्य एवं कृषि संगठन आदि में ये पहले भी कार्य कर चुके हैं। ठीक है, जो अंतर संसदीय संघ दे रहा है, यह अलग अलग देशों की संसदों का एक वैश्विक संगठन है, जिसकी शुरुआत 1889 में एक छोटे समूह के रूप में हुई थी। वर्तमान में यह अलग अलग देशों की संसदों में के एक वैश्विक संगठन के रूप में विकसित है। इसमें कुल 179, ठीक है, 189 उन्यासी सदस्य इसमें सम्मिलित हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दे रहा है कि पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य पालन विभाग ने मत्स्य क्षेत्र में उपलब्धियों और विकास में योगदान देने के लिए किन राज्यों को सम्मानित किया है। ठीक है, किन राज्यों को सम्मानित किया, एकदम इत्मीनान से क्वेश्चन पढ़िए, फिर से पढ़िए। पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य पालन विभाग ने मत्स्य क्षेत्र में उपलब्धियों और विकास में योगदान के लिए किन राज्यों को सम्मानित किया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, यहाँ पर 3 राज्य को सम्मानित किया गया है।
और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा राज्य है जो समुद्री राज्य होगा, ऐसा इसलिए दिया गया है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो शीर्ष राज्यों की कैटेगरी बनी वो भी 3 कैटेगरी अलग अलग स्टाइल में बनी। जैसे असम को दिया गया दोस्तों, तो असम नहीं, उड़ीसा को दिया गया। उड़ीसा दोस्तों क्या है, देखिए उड़ीसा तीनों जगह दे रहा है, ठीक है। चलिए उड़ीसा को हाईलाइट करिए। उड़ीसा दोस्तों ये समुद्री राज्य है, तो इसको दिया गया है। अंतर्देशीय राज्यों में उत्तर प्रदेश को दिया गया है। अंतर्देशीय राज्यों में किसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश को दिया गया है। और पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में असम को दिया गया। तो यहाँ पर याद रखेंगे चौथा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य पालन विभाग ने मत्स्य क्षेत्र में उपलब्धियों और विकास में योगदान देने के लिए इन 3 राज्यों को सम्मानित किया है। समुद्री राज्य के रूप में उड़ीसा को सम्मानित किया है। अंतर्देशीय राज्य यानी जो समुद्र की सीमा से लगे नहीं होते हैं, ऐसे राज्यों में उत्तर प्रदेश का चुनाव किया है। और पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में असम का चुनाव किया है, ठीक है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो शीर्ष राज्य बता दिया। शीर्ष संगठन बता रहा है, कह रहा है कि तमिलनाडु मत्स्य विकास निगम लिमिटेड ये शीर्ष संगठन है। तेलंगाना राज्य मछुआरा सहकारी समिति फेडरेशन लिमिटेड, ये अंतर्देशीय वाले संबंधित है। और असम एपेक्स कोऑपरेटिव फिक्स फीस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग फेडरेशन लिमिटेड, ये पहाड़ी क्षेत्र के लिए, ठीक है। तो ये सभी तथ्य भी आप यहाँ पे याद रखेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि शीर्ष जिलों के रूप में भी यहाँ पे चीज़ों को शामिल किया गया है। जैसे सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला, ये कृष्णा जिला है आंध्र प्रदेश का। सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय जिला, ये कालाहांडी उड़ीसा का है। पहाड़ी और पूर्वोत्तर के लिए नागांव है, असम का है, ठीक है। और इस समय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है, गिरिराज सिंह, ठीक है। आगे बढ़िए। कारण निमोनिया एवं डायरिया प्रगति रिपोर्ट से संबंधित निम्नलिखित कथनों की पुष्टि कीजिए। बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको डेली 1-2 पढ़ाए जाते हैं ताकि आपके करंट अफेयर में धीरे धीरे सुधार हो सके। क्योंकि अभी क्या है ना कि आप करंट अफेयर को वन लाइनर रूप में पढ़ते हैं, जबकि हमेशा वैसे नहीं पढ़ना होगा, आपको थोड़ा बहुत डिटेल तो जानना ही होगा। कर हाल ही में इंटरनेशनल वैक्सीन एक्सेस सेंटर, ध्यान दीजिएगा, इंटरनेशनल वैक्सीन एक्सेस सेंटर द्वारा जारी निमोनिया एवं डायरिया प्रगति रिपोर्ट के अनुसार भारत ने निमोनिया और डायरिया के कारण बच्चों की मृत्यु के रोकथाम हेतु अपने टीकाकरण कवरेज से में महत्वपूर्ण प्रगति की है। यह पहला कथन है। ये पहला कथन है। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के माइंड में गया ही नहीं होगा कि पहला कथन आपसे क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। ऐसा ही होता है जब परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता तो वहाँ भी बातें दिमाग में नहीं आती। देखिए मैं अपने भाषा में बता दे रहा हूँ। कह रहा है निमोनिया और डायरिया के लिए एक रिपोर्ट आया है। किसके लिए, 2 रोग हैं, निमोनिया और डायरिया। कह रहा है हाल ही में इंटरनेशनल वैक्सीन एक्सेस सेंटर द्वारा, ठीक है, निमोनिया और डायरिया प्रगति रिपोर्ट जारी किया गया। और उस रिपोर्ट के अनुसार बता रहा है कि भारत ने निमोनिया और डायरिया के कारण बच्चों की मृत्यु की रोकथाम हेतु अपने टीकाकरण कवरेज में महत्वपूर्ण प्रगति किया। मतलब कि डायरिया और निमोनिया के रोकने के लिए भारत सरकार ने काफ़ी ध्यान दिया है और टीकाकरण में बढ़ावा दिया है। कह रहा है भारत सरकार की इस रिपोर्ट में शामिल 5 में से 3 वैक्सीन के लिए वैश्विक लक्ष्य को 90% तक पूरा करने में सफल रहा है भारत ने, केवल इस 2 पर्टिकुलर रोग के बारे में। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही बताया जा रहा है, यहाँ पे जो बताया जा रहा है ये बिल्कुल सही बताया जा रहा है, क्योंकि इतनी वृद्धि हुई है रियल में। और भी इस रिपोर्ट में कौन सी बातें दी हुई थी मैं बताना चाहूँगा। कह रहा है इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में रोटा वायरस वैक्सीन के कवरेज में भारत ने 18% की वृद्धि दर्ज की, जबकि न्यूमोकोकल निमोनिया के खिलाफ वैक्सीन कवरेज में भारत ने 9% की वृद्धि दर्ज की है। अच्छा, विश्व निमोनिया दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, मनाया जाता है 12 नवंबर को, ठीक है। इसको भी याद रखेगा। कह रहा किस राज्य के पुलिस स्टेशन को नवंबर 2020 में आईएसओ सर्टिफिकेशन दिया गया। गजब का काम है। आईएसओ 9001-2015 सर्टिफिकेशन जारी किया गया है। ये किस पुलिस स्टेशन को जारी किया गया दोस्तों, तो याद रखिएगा ये नागालैंड को जारी किया गया। किसे दिया गया है, नागालैंड को आईएसओ प्रमाण पत्र तय किया गया। क्यों तय किया गया भाई, कोई रीजन रहा होगा। तो इसलिए दिया गया क्योंकि वहां के पुलिसकर्मी नियमित रूप से कार्य करते हैं, अपने कार्य का मूल्यांकन करते हैं, इसलिए दोस्तों यह दिया गया। खैर इसके बारे में चलिए और भी कुछ पढ़ लेते हैं। करा नागालैंड की राजधानी कोहिमा के उत्तर में उत्तर पुलिस स्टेशन को गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 9001-2005 सर्टिफिकेशन दिया गया है। यह नागालैंड राज्य की पहली सरकारी एजेंसी है जिसे इस तरह की मान्यता दी गई है। आईएसओ प्रमाण पत्र यह तय करता है कि पुलिसकर्मी नियमित रूप से इसके काम का मूल्यांकन करते हैं। उत्तरी पुलिस स्टेशन को 1993 में ब्रिटिश शासन ने नागा हिल्स जिले के तहत पुलिस स्टेशन के रूप में स्थापित किया था।
आगे देखिए, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का निधन हो गया और वो 23 नवंबर 2020 को उनका निधन हुआ। तो आपको बताना है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री थे तरुण गोगोई। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये असम राज्य के मुख्यमंत्री थे और असम में इनका जन्म हुआ था। और ज़्यादा नहीं, अभी 2016 तक इनकी जो है सरकार रही। और असम में ये 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक दो बार नहीं। 2001 से लेकर के 2016 तक कंटिन्यू 15 साल तक असम के मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, याद रखिएगा। ये रंजन गोगोई मत याद रख लीजिएगा, वो अलग थे दोस्तों, वो मुख्य न्यायाधीश के पद पर रह चुके हैं, ठीक है। ये तरुण गोगोई की बात कर रहा है, तरुण गोगोई, ठीक है। सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले मुख्यमंत्री का खिताब इन्होंने जीता है, ठीक है। इसको याद रखेगा। ये किस कहाँ संबंधित थे, असम से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा, हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध तेलुगु कवि, पत्रकार, पटकथा लेखक शेख ख्वाजा हुसैन, ठीक है, का निधन हो गया दोस्तों। तो आपको बताना है कि इनका निधन हो गया। जो ये किस राज्य से बिलोंग करते थे, ऐसा पूछा क्या? नहीं, ये पूछा है कि इनको कौन सा जो है पुरस्कार दिया जा चुका था, ठीक है। तो ये आपसे पूछा, याद रखेंगे दोस्तों। इनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश में, ठीक है। कहाँ से बिलोंग करते थे? आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे। और इन्होंने भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो लिख रहा है कि तेलुगु कवि, अगर एक कवि हैं तो भारत रत्न तो बहुत बड़ा अवार्ड होता है, वो तो दिया नहीं जाएगा। संगीत नाटक अकादमी इनको तब दिया जाता है जब संगीत के क्षेत्र से जुड़े होते हैं। रेमन मैग्सेसे का कोई सवाल नहीं बनता है। तो बचा उत्तर क्या? आप ऑटोमेटिक बस खाली एलिमिनेट करके आप सही कर सकते थे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार ही दिया गया होगा। ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे। इनके बारे में जान लीजिए। करा, आंध्र प्रदेश में जन्मे और केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता रहे हैं शेख ख्वाजा हुसैन, ठीक है, जिन्हें लोकप्रिय रूप से देवी प्रिया के नाम से जाना जाता था। इनका निधन हो गया है। करा, उन्होंने अपनी पुस्तक गाली रंगू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2017 में जीता था। उदयम तेलुगु में समकालीन राजनीति पर उनकी रनिंग कमेंट्री बहुत लोकप्रिय और सोची समझी थी। उन्होंने गरीबी, गीतालू, अम्मा चेट्टू, चेपाचिलुका और अन्य बहुत सारी किताबें भी लिखी हुई थी। तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। डेली करंट अफेयर सीरीज में इतना ही आपके लिए काफ़ी है। और 1 दिसंबर से दोस्तों कुछ स्पेशल प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है करंट अफेयर से रिलेटेड। मुझे लगता है कि उस पर हम लोगों ने बहुत रिसर्च किया, अपना कई महीने उस पर खर्च किया गया है। कई महीने खर्च करने के बाद जो डेटा निकल पाया है वो सब कुछ आपको 1 तारीख से दिया जाएगा। एक डिफरेंट वे में चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट होंगी, जिसमें पूरे के पूरे वर्ष के करंट अफेयर को समराइज करके उसको 30 छोटे छोटे खंडों में बांटा गया है। और रोज एक नए खंड के साथ आपके साथ चर्चा होगी, विस्तृत चर्चा होगा। और उसकी तैयारी भी शुरू हो गई है, उसकी रिकॉर्डिंग भी जारी हो रही है, ठीक है। उसके मटेरियल पूरे बन चुके हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर अवेलेबल कराए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ उस टाइम में वो बहुत ही खास रहेंगे आप सभी के लिए। तो उसकी तैयारी आप बेजोड़ तरीके से करिएगा और वीडियो को शेयर करिए। ध्यान में रखिएगा इस बात को जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।